नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। आपको खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षक नियोजन पर बड़ी खबर। बिहार में शिक्षक नियोजन की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पंचायत चुनाव के बाद बाकी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। 14 से 22 दिसंबर तक छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नगर निकाय में 14, 15 और 16 दिसंबर को काउंसलिंग होगा। प्रखंड नियोजन इकाई में 17 से 20 दिसंबर तक काउंसलिंग की जाएगी। पंचायत नियोजन इकाई में 22 दिसंबर को काउंसलिंग होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में शिक्षक नियोजन की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पंचायत चुनाव के बाद बाकी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। 14 से 22 दिसंबर तक छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया चलेगी। नगर निकाय में 14, 15 और 16 दिसंबर को काउंसलिंग किया जाएगा। प्रखंड नियोजन इकाई में 17 से 20 दिसंबर तक काउंसलिंग की जाएगी। पंचायत नियोजन इकाई में 22 दिसंबर को काउंसलिंग होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, फिलहाल इस पूरे खबर पर और क्या कुछ अपडेट सामने आ पा रहा है? देखिए शिप्रा, पिछले कई महीने से जो छठे चरण की बहाली प्रक्रिया है उस पर कहीं न कहीं रोक लगी थी, स्थगित किया गया था, क्योंकि पंचायत चुनाव बीच में आ गया था। और इस बीच शिक्षा विभाग से लगातार जो लाखों अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे थे कि जल्दी काउंसलिंग करा के और जिनका चयन हुआ है उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। लेकिन इस बीच काउंसलिंग नहीं होने की वजह से बचे हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अभी शिक्षा विभाग से खबर आ रही है, एक आदेश जारी किया गया है कि पंचायत चुनाव के बाद यानी 14 से लेकर 22 दिसंबर तक जो छठे चरण के तीसरे फेज की काउंसलिंग है वो ली जाएगी। यानी नगर निकाय में 14, 15 और 16 दिसंबर को काउंसलिंग होगी, जबकि प्रखंड नियोजन इकाई में 17 दिसंबर से 20 तक काउंसलिंग चलेगी। वहीं पंचायत में 22 दिसंबर को काउंसलिंग होगी। तो निश्चित रूप से एक राहत की खबर है। नए साल से पहले सरकार की कोशिश है कि जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए और जिन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग नहीं हुआ है उन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कराया जाए। तो निश्चित रूप से एक बड़ी खबर है। बिहार के लाखों अभ्यर्थी एक तरह से सुकून महसूस करेंगे, क्योंकि लंबे समय से जो 2019 से ये जो काउंसलिंग और जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया है लगातार चल रही है, लेकिन जो 94,000 सीट है उसके लिए अभ्यर्थी अब तक शिक्षक नहीं बन सके हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश। और हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनपुर से हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तस्कर के पास से 900 कारतूस बरामद किए गए हैं। इंसास और SLR का कारतूस बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इंसास और SLR का कारतूस बरामद किया गया है। BSF का रिटायर्ड जवान अनिल सिंह गिरफ्तार हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, लगातार हम ऐसी खबरें दिखा पा रहे दर्शकों को और ये सामने भी आ रही है कि कई BSF के और कई सारे ऐसे आर्मी के जवान हैं जो इस तरीके से इस कामों में लिप्त हैं। फिलहाल इस मामले पर और क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है? देखिए, बिल्कुल ये चौंकाने वाला ये घटनाक्रम है। रिटायर्ड पर्सन है, ये BSF का रिटायर्ड पर्सन है अरुण कुमार सिंह, और ये रिटायरमेंट के बाद ये हथियार तस्करी क्राइम के दुनिया में आ गया था और हथियार की तस्करी कर रहा था। फिलहाल छापेमारी जो हुई है उसके आधार पर इसे पूछताछ चल रही है, लेकिन वाकई में इसके पास से जो सामान मिले हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके आधार पर और रेड कंडक्ट किया जा रहा है। इंसास राइफल की गोली 909 चक्र मिला है। इसके अलावा इसके पास से 9 mm का पिस्टल मिला है और गोली 9 चक्र है। 7.62 का mm SLR राइफल गोली मिला है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इसके गैंग में कई और लोग शामिल हैं और इस बात का पता लगाया जा रहा था कि जो इसके पास से वेपन्स मिले हैं ये किनको सप्लाई करता था, क्या ये जो क्रिमिनल्स गैंग है उनको सप्लाई करता था या नक्सलियों को करता था। फिलहाल इससे पूछताछ जारी है, देखना होगा पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है। जी, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब देखते हैं खबर एक मिनट। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने आज उनके 3 ठिकानों पर छापेमारी की है। गोरखपुर स्थित उनके पैतृक आवास पर छापेमारी के दौरान 1 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति का पता चला है। इसके अलावा तकरीबन 5 लाख रुपए नकद भी जब्त किए गए हैं। बोधगया में जहां उनका कार्यालय और आवास है
वहां पर भी छापेमारी चल रही है। और छापेमारी में यह पाया गया है कि मगध विश्वविद्यालय में फिलहाल 47 गार्ड जो हैं वो कार्यरत हैं, लेकिन 86 गार्ड के वेतन के नाम पर मगध विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा भुगतान किया जा रहा था। इसके अलावा भी कई अनियमितताएं पकड़ी गई हैं। दरअसल कुलपति के पद पर रहते हुए राजेंद्र प्रसाद ने बोधगया स्थित मगध विश्वविद्यालय और भोजपुर यानी आरा स्थित वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के लिए कई ऐसी चीजों और सामानों की खरीदारी कर ली है जिनका विश्वविद्यालय के हित में उपयोग नहीं किया जा सका। शराबबंदी पर सीएम की समीक्षा बैठक और सख्त निर्देश का असर दिखने लगा है। उत्पाद विभाग की टीम ने नवादा में छापेमारी कर शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया। ये भट्टियां अकबरपुर के जंगल में चल रही थी। टीम ने 5 भट्टियों को ध्वस्त किया है, साथ ही 1.5 क्विंटल जावा महुआ नष्ट किया। इसके अलावा 165 लीटर शराब बरामद की गयी। हालांकि छापेमारी की भनक मिलते ही कारोबारी मौके से फरार हो गए। छानबीन किया, छानबीन करने पर यहाँ पर 3-4 भट्टियाँ चलती हुई नज़र आ रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, भट्टियाँ यहाँ हैं जो चल रही थी। वहाँ से भी बहुत भारी मात्रा में अवैध शराब और इंग्लिश जावा पास बरामद किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने मौके से शराब बनाने के उपकरण को भी जब्त किया है और फरार कारोबारियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। शराब तस्करों के खिलाफ अभियान में पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हड़ताली मोड़ के पास से ठेले पर शराब लेकर जा रहे एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठेले पर बोरे में भरकर देसी शराब ले जाई जा रही थी। शक होने पर पुलिस ने जांच किया तो देसी शराब के कई पाउच मिले। पुलिस गिरफ्तार शख्स से पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि राजधानी में शराब की ये खेप कैसे पहुँची। किसी के द्वारा थाना पर फोन किया गया था कि दारू पकड़ाया है, वहाँ जाके देखिए। मैं सूचना पाकर शराबबंदी और पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद भी शराब कारोबार पर लगाम नहीं लग पा रहा है। अलग अलग जिलों से जहरीली शराब पीने से मौत के कई मामले सामने आ चुके हैं। बावजूद शराब तस्करों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। बता दें कि सीएम नीतीश ने कल ही शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक की और शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कड़े निर्देश भी दिए हैं। रांची में मॉडल के जरिए ड्रग्स की तस्करी का खुलासा हुआ है। युवाओं को फंसाने के लिए मॉडल का सहारा लिया जा रहा है। रांची के सुखदेव नगर थाना इलाके में गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक युवती और एक युवक को धर दबोचा। हालांकि मुख्य सरगना पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने जब युवती के घर छापेमारी की तो सरगना गांधी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया, जिसकी तलाशी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। युवती का नाम ज्योति भारद्वाज बताया जा रहा है, जो मॉडलिंग का काम करती है। युवती पिछले 2.5 साल से दिल्ली में रहती थी और फिलहाल रांची आई हुई थी। जानकारी के अनुसार युवती नशे की पुड़िया को सप्लाई करने के लिए नए एजेंट की भर्ती करती थी और नए नशे करने वाले युवकों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उनसे ड्रग्स का अवैध कारोबार करवाती थी। वहीं इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने हर्ष कुमार और ज्योति भारद्वाज को 28 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। छपरा में युवक की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने छपरा पटना रोड जाम कर आगजनी की और जमकर हंगामा किया। बता दें कि भगवान बाजार थाना क्षेत्र के मिर्चिया टोले के एक कुएं से युवक का शव बरामद किया गया है, जिसके बाद से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान मोर मोहल्ला निवासी कालीचरण के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि युवक की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया।
पूर्णिया में बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। इस खेल में बांका से लेकर भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया तक के अधिकारी शामिल हैं। शहर के मरंगा थाना के पास बालू और गिट्टी के ट्रकों और ट्रैक्टरों की लंबी लंबी कतार लगी रहती है। बालू कारोबारी और ट्रक संचालकों के मुताबिक अधिकारियों की मिलीभगत से ये पूरा खेल चलता है। हालांकि जिला परिवहन अधिकारी ने कार्रवाई का भरोसा जरूर दिया है। सूचना मिल रही है तो हम लोग अभी MBIA से सब हम लोग जांच कर लेते हैं और वैसे भी हम लोग नियमित रूप से जांच करते रहते हैं। खनन विभाग और पुलिस बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के बावजूद क्षेत्र में बालू के अवैध कारोबार पर लगाम नहीं लगा पाया है। बालू माफिया की हनक कहें या तालमेल की मरंगा थाना क्षेत्र से महज कुछ दूरी पर टोल रोड से हर दिन दर्जनों ट्रक ओवरलोडेड बालू का परिचालन होता है। बावजूद परिवहन विभाग और खनन विभाग लापरवाह बना हुआ है। बोकारो के उग्रवाद प्रभावित गोमिया पहाड़ के चूटे और करी पंचायत के अमन पहाड़ से अम्बा नाला निकलता है। चारों तरफ पहाड़ के बीच से निकलते इस नाले का अगर सही तरीके से संरक्षण किया जाए तो ग्रामीणों को इसका काफी लाभ मिल सकता है। यहाँ पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से लोग पगडंडियों के सहारे यहाँ पहुँच पाते हैं। करीब 1 मील पैदल चलकर पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे ने इसके विकास का भरोसा दिया। उन्होंने प्रशासन से बात कर जल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाने की बात कही। इस नाला का मरम्मती हो और एक रिजर्वायर बनाया जाए ताकि यहाँ का पानी स्टोरेज हो और यहाँ के लोग बढ़िया से खेती कर सकें। आपको बता दें कि ब्रिटिश काल में बने इस नाले की मरम्मत 2012 में की गई थी, लेकिन अब ये कई जगह पर टूट चुका है, जिससे किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। कटिहार नगर निगम के वार्ड नंबर 39 के लोग जल कैदी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। कटिहार मनिहारी रेल रूट इसी मोहल्ले से होकर गुजरता है। रेलवे ने यहां पर अंडरपास का निर्माण कराया, लेकिन पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से ये अंडरपास गंदे पानी का डंप पॉइंट बन चुका है। गंदे पानी की वजह से कई लोग अपना घर छोड़कर दूसरे जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं। लोगों ने प्रशासन से इस समस्या के निदान की मांग की है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये पहले अंदर से बहुत पुराना रास्ता आया हुआ है, लेकिन जो कि बरसात के टाइम में हर जगह का उधर का पूरा मोहल्ला का पानी आके इधर आता है। इसी कारण हम लोग यहाँ बंद कर दिए गए हैं कि इस तरफ पूरा पानी घर से डूब जाता है। अभी भी कुछ आदमी अपने घर में नहीं है, देख लीजिए उधर पीछे की तरफ पूरा पानी आया हुआ है। हालांकि कुछ लोगों ने इस संकट से कुछ हद तक निदान के लिए अंडरपास के एक छोर को बंद कर दिया है। लोगों की मांग है कि जल्द इसे लेकर कोई ठोस व्यवस्था होनी चाहिए। माछ, पान और मखान ये मिथिला की शान है और पहचान भी, लेकिन समय के साथ दरभंगा अपनी इस पहचान को न सिर्फ खोता जा रहा है, बल्कि इन सभी चीजों पर अब दूसरे प्रदेशों का कब्जा होता जा रहा है। पहले दरभंगा के केवटी प्रखंड में बड़े पैमाने पर पान की खेती हुआ करती थी, लेकिन अब स्थिति ये है कि 1 या 2 कट्ठे में खेती सिमट कर रह गई है। पान की खेती करने वाले किसानों का कहना है कि ज्यादातर किसान पान की खेती छोड़ प्रदेश चले गए हैं, क्योंकि इनमें मुनाफा कम है, उनका पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अब मिथिला के पान के बाजार पर कोलकाता के पान का कब्जा हो गया है। कभी इस इलाके से भारी मात्रा में पान जो है पत्ता यहाँ से सप्लाई होता था। यहाँ से पान जो है दरभंगा ही नहीं दूसरे राज्यों तक भी भेजा जाता था, लेकिन धीरे धीरे पान की खेती से मुनाफा कम होने लगा और किसान जो है इससे अपना मुख मोड़ने लगे। नवादा जिला का एकमात्र चीनी मिल इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। वारसलीगंज स्थित चीनी मिल किसी जमाने में बड़े पैमाने पर चीनी का उत्पादन करता था और दूसरे राज्यों को भी यहां से चीनी भेजा जाता था। साल 1992 के बाद से इस चीनी मिल को बंद कर दिया गया और तब से लेकर आज तक इसे चालू करने के लिए किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। चीनी मिल के गेट पर ताला लगने के बाद अब इस मिल की हालत जर्जर हो गई है। वहीं यहाँ काम करने वाले सैकड़ों कर्मियों को आज तक वेतन भी नहीं मिला है। नवादा के वारसलीगंज में कभी एक बहुत बड़ी चीनी मिल हुआ करती थी।
कल पुर्जों के आवाज़ से इलाका गुलजार रहता था और चिमनी से निकलने वाले धुएं से लोगों के घर में खुशहाली आया करती थी, मगर अब यह इलाका पूरी तरह से शांत है और चीनी मिल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बड़े बड़े सांसद और नेता इसे चालू कराने की बात तो करते रहे, मगर आज तक यह चीनी मिल चालू नहीं हो सका। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।